क्लास 12 अपना मालवा प्रदेश के बारे में बात की गई थी। लेखक ने आपको पूरे मालवा प्रदेश की कहानी बताया। मैं उसके प्रश्नोत्तर आपको बताने जा रही हूँ। अध्याय पूरा हो चुका था। पहला प्रश्न और जो इम्पोर्टेंट होगा वो रेड से टिक है, आप उसको देख लीजिएगा। मालवा में जब जगह जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, वो बताइए। फसलों को फ़ायदा और नुकसान, तो फसलों को फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। बारिश कम हो तो फ़ायदा, अधिक हो तो नुकसान हो सकता है। मालवा में जब बरसात की झड़ी लगी रहती है तो वहाँ के जो जनजीवन है उस पर इसका बहुत असर पड़ता है। वहाँ के किसानों की फसलें अधिक पानी के कारण गल जाती हैं, लेकिन आगे की फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी एकत्रित हो जाता है। उस समय तो अधिक पानी से फसल खराब हो जाती है, परंतु आगे के लिए फसलों के लिए पानी इकट्ठा हो जाता है। लेखक को नागदा स्टेशन पर मीना जी बताते हैं कि अधिक बरसात से सोयाबीन की फसल तो गल गई, पर अब गेहूं और चना अच्छा होगा। आवागमन में परेशानी, मालवा में होने वाली भारी बरसात के कारण यहाँ के आम लोगों को जो आवागमन है, यातायात जो है, उसमें काफ़ी परेशानी होती है और नदियों में पानी का जल स्तर जो है वो बढ़ जाता है और कई बार पुल आदि भी बह जाते हैं। रास्तों पर जगह जगह पानी भर जाता है, जिससे आने जाने वालों की मुश्किलें जो हैं वो भी बढ़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे पहले गिरता था, उसका क्या कारण है ये बताना है। आजकल बहुत से मानव निर्मित बदलाव हो गए हैं, जिसका मुख्य कारण है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, और सबसे अधिक है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। नदी, तालाब, नदियों में गाद यानी कि गंदगी का भर जाना, जंगल नष्ट हो जाना। लेखक का जो है वो बरसात में अभाव का सबसे बड़ा कारण जो है वो लेखक ने यही बताया है कि यूरोप तथा अमेरिका के द्वारा जो खाव उजारू सभ्यता विकसित हुई है, उसी के कारण धरती के तापमान में 3 डिग्री की वृद्धि हो गई है, जिसकी वजह से पहले जैसा पानी बरसता था अब वैसा पानी नहीं बरसता। हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले ज़माने के लोग नहीं जानते थे? क्योंकि वर्तमान इंजीनियर यह सोचते हैं कि पश्चिम में पुनर्जागरण के बाद, वेस्टर्न कंट्रीज़ में पुनर्जागरण के बाद ज्ञान विज्ञान का प्रसारण हुआ है। अतः पुनर्जागरण के पहले लोग जल प्रबंधन को नहीं जानते थे, लेकिन लेखक ने इस कहानी में पुनः जागरण से पहले ही जल संरक्षण के लिए विक्रमादित्य राजा भोज मुंज द्वारा किए गए विभिन्न उपायों को रेखांकित किया है। मतलब ये हमारे राजा पहले से करते थे, लेकिन इंजीनियरों का मानना है कि नहीं, पहले यातायात के साधन नहीं थे, ज्ञान विज्ञान का प्रसार नहीं था, इसलिए लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगला प्रश्न है, मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज रिनेसा के बहुत पहले हो गए हैं। पानी के रख रखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए थे? तो मालवा के राजा विक्रमादित्य, भोज और मुंज ने पुनर्जागरण रिनेसा से पहले ही जल संरक्षण यानी कि पानी का रख रखाव, उसके विभिन्न उपाय किए थे, और इसमें सभी राजाओं ने अनेक तालाब भी बनवाए थे, बड़ी बड़ी बावड़ियाँ भी बनाई गई थी, जिससे कि बरसात का जो पानी है वो उसमें रुका रह सके। अगला प्रश्न है, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी से नाले बना रही है, और क्यों और कैसे? तो हमारी वर्तमान सभ्यता कभी सदावाहिनी रही नदियों का प्रयोग गंदे पानी के नालों के रूप में कर रही है, क्योंकि अब उसमें पानी जो है वो सूख गया है, वो नाले की तरह हो गया है, और आवश्यकता से अधिक अनुचित प्रयोग करके आज जल के स्रोत जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, और धरती के अंदर का भूमिगत जल भी काफ़ी हद तक सूख गया है। नदियों में गाद भर गया है, कचरा बढ़ गया है। वनों के कटाव से वर्षा कम होती है। जिन नदियों में प्राचीन समय में बहुत जल रहता था, अब उसमें वो सीजनल नदी हो गई है, अब उसमें जल कम हो गया है। नदियों ने प्राचीन में कई सभ्यताएं विकसित की थी। आज उसी विकसित सभ्यता के लोग जो हैं आज अपनी जन्मदात्री नदी को गंदे पानी के नाले के रूप में उपयोग कर रहे हैं। मतलब पानी के रख रखाव का बहुत अधिक इंतज़ाम हमारे अब देश में नहीं देखने को मिल रहा। अगला प्रश्न है, लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है? ये क्यों आप मानते हैं? इसको इम्पॉर्टेंट पे लगाइए, ये पूछा जा सकता है। लेखक को विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता इसलिए अनुभव होती है क्योंकि वर्तमान में उपस्थित कई समस्याओं के मूल में इस नई सभ्यता के द्वारा उत्सर्जित
कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है जिसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है, जिसका सबसे बड़ा निर्माता है अमेरिका और यूरोपीय देश। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित अन्य गैसों से मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देती है, जो अनेक विकृतियों को जन्म दे रही है। इससे ध्रुवों पर जमी बर्फ भी जो है वो पिघल रही है और समुद्र का जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है। इससे व्यापक विनाश को जन्म मिल सकता है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसीलिए हम लोगों को अपने देश को जो वेस्टर्न कंट्री यानी कि पश्चिमी सभ्यता को देख करके बढ़े जा रहा है, उसकी तरह करने के लिए हमें उस प्रकार से जीवन नहीं जीना है कि हम जो संतुलन है उसको बिगाड़ दें। प्राकृतिक संतुलन भी बहुत ज़रूरी है और मायने रख रहा है। ये अब सभ्यता है, ये उजाड़ की अब सभ्यता है। अगला प्रश्न है, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, इससे यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड वाले जितने हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। धरती के वातावरण के गर्म होने का मुख्य कारण वायुमंडल में बढ़ रही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, जिससे धरती के तापमान में 3 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी हुई है। वायुमंडल में इतनी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य कारण अमेरिका और यूरोपीय है, जो कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहा है। देशों द्वारा दी जा रही औद्योगिक सभ्यता है जो बढ़ावा दे रही है। औद्योगिकरण के चलते प्रकृति से बनी विभिन्न चीज़ों को नुकसान भी हो गया है। हरियाली समाप्त हो गई है और पानी के स्रोत जो हैं वो कम होने लगे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। रेड वाले तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन मैंने इसे भी इम्पॉर्टेंट मतलब आप देखिए 7 प्रश्न है, 7 को अच्छे से करिए। इससे प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, फाइनल में पूछे जाएंगे, आप अच्छे से इसको याद कीजिएगा। ओके क्लास 12, धन्यवाद।